बंगाल में चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां सियासी गुणा भाग में लगी हैं और बंगाल जीतने के लिए सभी पार्टियां नए नए सियासी समीकरण लगा रही हैं। बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कांग्रेस लेफ्ट की रैली में शामिल होने के बाद अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि सही वक्त पर वह पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की रणनीति का खुलासा सही वक्त पर ही करेंगे। ओवैसी ने बंगाल में अपनी पार्टी की कमान पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हाथों में सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि पीरजादा जैसे कहेंगे उनकी पार्टी उसी तरह से बंगाल में आगे बढ़ेगी। बाद में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी अलग पार्टी बना दी, नाम रखा इंडियन सेकुलर फ्रंट। आईएसएफ अब बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन संयुक्त मोर्चा का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक पूरी तरह से आईएसएफ को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में सभी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए तिकड़म में जुट गई हैं, क्योंकि इस बार के बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटर्स अहम रोल निभाने वाले हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाता बंगाल में किसकी तरफ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा यह है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं, वो काबिल लोग हैं, वो अब इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। अब तो सब आपके सामने हर चीज़ है, तो ये सवाल करना ये बेमाने है। आप तो देख चुके हैं सब। तो जहाँ तक मुझे कुछ कहना है इस बारे में, मैं एक अप्रोप्रिएट टाइम पर उसे बताऊँ। लेट पार्टी की ये चुनावी गठबंधन की चर्चा जारी है, आज भी होगी। इसलिए मैं थोड़ा आज जल्दबाजी में हूँ। तो हम जितना जल्दी हो जो हम लेट पार्टी के साथ हमारा चुनावी गठबंधन क्या सीट और सीट शेयरिंग के सारे मसला खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दादा, अब्बास सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि उनकी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो गई है, उनकी सहन की है, लेकिन आपके ऊपर निशाना साधा है कि आप लोग उसमें। देखिए, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनसे क्या बातचीत है मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि मैं ही बंगाल के अध्यक्ष हूँ और इसलिए ये मेरा जिम्मेवारी होते हैं। जी हां, बंगाल में सियासी जंग तेज है, नोकझोंक जारी है। हिंदू मुसलमान बड़ा फैक्टर है और महागठबंधन में एक के बाद एक पार्टियां जुड़ती चली जा रही हैं। ऐसे में अब सबको ओवैसी का इंतजार है, क्योंकि ये बंगाल का सवाल है, इसलिए देश का सवाल है। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज तेजस्वी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बिहार से आए लोग जिन विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा हैं, ऐसे 4 से 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आरजेडी को साथ लेकर चलना चाहती है। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां भी जरूरत होगी वो ममता बनर्जी के साथ बराबर से खड़े दिखाई देंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर एआईएमआईएम के अजमल खान साहब। जी हां जनाब अजमल खान साहब, आज सारे सवाल मुझे लगता है आप ही के इर्द गिर्द घूमेंगे। हालांकि बादल देवनाथ शायद आपके पक्ष में ना खड़े हों, लेकिन आपका बहुत ज्यादा विरोध करते दिखाई नहीं देंगे। लेकिन बादल जी, आज ये कबूल करना होगा कि उसी 30% वोटर्स पर आपकी पार्टी की भी नजर है। जी हां, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता बादल देवनाथ और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सुमन अर्पण जी हमारे साथ हैं। जी हां, अजमल साहब, सबको इंतजार है। कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ ने आपको धोखा दे दिया। अब इंतजार है कि क्या ओवैसी साहब भी साथ हो लेंगे। देखिए, हम लोगों ने 2 साल पहले कहा कि हम वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अभी जो आपने हमारे प्रेसिडेंट का इंटरव्यू दिखाया है, उसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो ये राजनीति है।
अभी अगर आप कल की रैली देखेंगे तो मैसेज दूसरा था, आज अब्बास सिद्दीकी के अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो मैसेज दूसरा था। ये राजनीति है, इसमें ऐसे ही चलता है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना, बंगाल के इलेक्शन को लेकर अभी बहुत जल्दबाजी हो। आज तेजस्वी यादव पहुंचे हैं ना, तो इलेक्शन को लेकर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी होगी, समय कम है अजमल साहब, समय बहुत कम है। आप ये समझिए कि लगभग केवल 26 से 27 दिन का वक्त है। देखिए, राजनीति में 26 से 27 दिन का वक्त लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत काफी है। लोग अपने हिसाब से, सारे राजनीतिक दल अपने हिसाब से, अपने समीकरणों के हिसाब से चीजें तय करते हैं। आपने ये बात कही ना कि अभी जो है अब्बास सिद्दीकी साहब दूसरी पार्टियों के साथ चले गए, यही सवाल तो आप हमसे कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट ने साफ कहा कि मैं बंगाल अकेला ही गया था, लोग आएंगे, कारवां बनेगा। बातचीत जिन लोगों से हुई वो भी आपके सामने है, जो आगे होगा वो भी आपके सामने है। राजनीतिक तौर पर ये जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तो उथल पुथल होती है। अजमल साहब, आपने जिसका हाथ थामा था वो आपका हाथ छोड़कर कांग्रेस लेफ्ट के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बात आप नहीं कह सकते। अब्बास सिद्दीकी साहब का जो इसके पहले का इंटरव्यू है, उन्होंने ये बात नहीं कही है, उन्होंने ये बात नहीं कही है। लेकिन ये उन्होंने कहा, उन्होंने जो उनका जो इंटरव्यू था, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमने ओवैसी साहब का साथ छोड़ दिया है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं ना, स्पेसिफिक अभी नहीं आया। लेकिन मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये राजनीतिक चर्चाएं होती रहती है, लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, उससे केस लगाया जाता है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने साफ कहा, एक शेर से वो मैसेज एकदम क्लियर है कि मैं बंगाल अकेले इलेक्शन लड़ने गया था, लोग आएंगे साथ में, मैसेज क्लियर है। 2-3 दिन में तस्वीर और साफ हो जाएगी। अजमल साहब, मुझे जानकारी है और आपके पीछे जो किताबें रखी हुई है वो ये जानकारी है कि आप तो वकालत करते हैं, इसलिए आपके पास तर्क हो सकते हैं, लेकिन आपके कारवां में अब जुड़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक दल दिखाई नहीं देते। आपको ही किसी कारवां का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं ना कि अभी कल तक जब रैली हो रही थी इस महागठबंधन की, तो तस्वीर दूसरी थी। आज अब्बास सिद्दीकी साहब का एक कैटेगरिकल स्टेटमेंट आया ना, अभी आज तेजस्वी यादव पहुंचे हैं वहां ममता जी को सपोर्ट करने, ये बात हुई ना। आप 2-3 दिन का इंतजार करिए, सारी चीजें साफ स्पष्ट तौर पर आ जाएंगी। मैं एकदम तथ्यों पे बात करूंगा, कोई कानूनी बात नहीं करूंगा। इलेक्शन में वोट कानून से नहीं मिलता है, तथ्यों से मिलता है, जो सच्चाई है। जी, वोटर जिस पर मेहरबान होगा वही पहलवान होगा। अजमल साहब जी, आपने सही कहा। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रीवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन हमारे साथ बादल देवनाथ। प्रियंका जी, आऊंगा आपके पास, जरा आप सुन लीजिए कि आपके साथी पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं बंगाल को लेकर। आऊंगा आपके पास। आज इस पैनल में 2 वकील हैं। जी हां, जनाब अजमल खान साहब और प्रियंका जी, मुझे जानकारी है कि शायद आप भी वकालत करती हैं। जी हां, तो आज देश का सवाल में अपनी अपनी पैरवी और अपनी अपनी वकालत जरूर करिएगा। बादल देवनाथ जी, 30% एम फैक्टर में आखिर ये बंदरबाट कितने लोग कर पाएंगे? क्या यही करेंगे बेड़ा पार या बेड़ा गर्क? मोनिश जी, कोई LLB पास किया, बीकॉम LLB पास किया, मास्टर डिग्री किया और कंप्यूटर किया, एस्ट्रोलॉजी किया, माइथोलॉजी में स्पेशलिस्ट है, दर्शन के ऊपर स्पेशलिस्ट है और फिलोसॉफी का स्पेशलिस्ट है, वो वकील नहीं करते। तो मैं तो वकील नहीं हूँ, इसलिए सब वकील है। मैं पार्टी की वकालत करेंगे बादल जी, आप पार्टी की वकालत करेंगे आप? पार्टी का तो वकालत करूंगा, लेकिन जो वकालत करते हैं वो वकील है, जो लोग जो पास किया है वो वकील नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, EIM का बंगाल में कुछ नहीं है। जो मुस्लिम संगठन, जो एक संगठन जो घोषित किया, उसका नाम भी डिक्लेयर किया है, वो सब चाहते हैं बड़ा दलों के साथ इलेक्शन करना। तो EIM का कुछ नहीं है, EIM के साथ बात पता है। EIM खुद उसके पास गया था, अब्बास के पास, लेकिन अब्बास तो उनको अब्बास का कोई भरोसा नहीं किया पाया, इसलिए EIM यहाँ पर कुछ नहीं है। अब्बास हुआ समझौता मोर्चा में यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। और देखिए, आपने जो सवाल किया, शुरुआत में जो किया था, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। और तेजस्वी यादव बंगाल में आया और UPA है, NDA है, ऐसे ममता बनर्जी के साथ कोई भी दल आ सकते हैं। सबको मैं स्वागत करता हूँ और दीदी भी सबको स्वागत करते हैं। इलेक्शन चुनाव में कोई भी आ सकता है, लड़ाई होता है और इसमें कोई खेल तो होगा ही। बनते दीदी तो बोलते खेल होगा ही। और 2 मई के बाद आप सब देखते दीदी फिर से हट कर रहा है जी। और विकास
विकास के मुद्दे पर हैट्रिक करेगा। जी हाँ, लेकिन वहां पर हो रही हिंसा को लेकर जो पोस्टर वार चल रहा है, आपको ये भी गौर करना होगा बादल जी। ये कहना मुश्किल कि आमराही विकल्प आमराही भविष्य, ये नहीं चलेगा। देखिए, एक हाथ में कोई ताली नहीं बजता है मनीष जी, एक हाथ में ताली नहीं बजता है। हर दिन मैं एक भी फैसला चैनल पर मैंने सुना नहीं जो दिलीप घोष साल से हर दिन सबको धमका रहा है, पुलिस को शमशान में भेजेगा, किसी को पिटाएगा, घर जलाएगा, लेकिन और एक बात नहीं बताई, आदि और नाबो नया कर्मी और नया जो लोग भाजपा में ज्वाइन किया, उन लोगों के साथ और पुराना जो कर्मी के साथ हर दिन बंगाल में हर टाउन में साथ में जो झमेला झगड़ा मारपीट दंगा, उनका खुद पार्टिकल्स के ऊपर आक्रमण करना है। 85 साल की वृद्धा के साथ मारपीट होती है बादल जी, 85 साल की वृद्धा के साथ मारपीट होती है, क्या चेहरा हो जाता है, कितनी बेरहमी से निर्ममता से मारा जाता है। आपको लगता है क्या वो बंगाल की बेटी नहीं? आपको लगता नहीं कि ममता की सरकार निर्मम है? सुनिए, बहुत अच्छे सवाल किया मुझसे, आप सीनियर है इसलिए आपने इतना अच्छा सवाल किया। मैं इसी के बारे में सुबह बारह बार से मैं सब हर चैनल में मैं आंसर दे रहा हूँ। वो जो गुजरात महिला, फांसी के ऊपर महिला, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और एक वीडियो भी निकल गया उनके परिवार के अंदर से, वीडियो निकल गया बंगाल में, जो उनका परिवार के अंदर मारपीट हुआ था। झगड़ा 50 साल का है, घरों का झगड़ा है, और कोई कर सकता है मनीष जी, उसका किसी का घर पे बेटा भाजपा कर सकता है, बाप पीएम कर सकता है, कांग्रेस करता है, पेट कर सकता है, लेकिन उसका घर का झमेला बाहर का दोस्त, लेकिन मैं उनको कहा वहां पर ग्रुप का प्रेसिडेंट बादल जी प्रियंका टिब्रीवाल और हमारे साथ लेफ्ट के नेता आमिर हैदर जैदी साहब भी जुड़ चुके हैं। जैदी साहब आपके पास आऊंगा। बादल जी प्रियंका टिब्रीवाल भी है, उनसे ले लेते हैं। एक एफआईआर हुआ, मैं कह रहा हूँ एक एफआईआर कर दीजिए, जो भी किया बादल जी प्रियंका टिब्रीवाल भी है, लेकिन आज हमारा जो देश का सवाल है वो है एम फैक्टर को लेकर। हालांकि ये भी एक मुद्दा है कि पोस्टर वार के जरिए बेटी बुआ और जिस तरह से बेटी को लेकर वहां पर निर्ममता दिखाई जा रही है, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का मुख्य मुद्दा है एम फैक्टर, यानी कि मुसलमान किस करवट जाएगा, किसके साथ जाएगा, कैसे होगी बंदरबाट। प्रियंका जी, आप पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, इसीलिए जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, मुसलमान अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप लोग हिंदू खेमे को एक करने में जुटे हुए हैं। अभी आप देखिए, सबसे ज्यादा चैन और आराम से हम ही बैठे हैं, सबसे ज्यादा पीस में हम ही बैठे हैं। व्याकुल कौन हो गए हैं? व्याकुल वो हो गए हैं जिन्होंने बंगाल को बांटा था 2 हिस्सों में। वो 75% को एक तरफ कर दिया था, 25 को एक तरफ कर दिया था। अब वो 25 जो है 32 हो गए हैं, तो इनको और तकलीफ। इन्होंने एक्चुअली सोचा था 32 हो गए, अब तो हम फुल फ्लेजेड, सब हमारे फेवर में होगा सब कुछ। लेकिन उस बीच में इनके और जो भाईजान थे वो अलग हो गए, घर छोड़ करके चले गए। अब्बास साहब, वहां से ओवैसी साहब आ गए, तो इनके तो ऊपर बहुत ऐसा लगा जैसे आसमान ही गिर गया है। तो अब ये क्या करें? ये बेचारे किसी को बता नहीं सकते कि कल तक जिस सांप को दूध पिलाया था हमने, आज वो हम ही को डस रहा है। तो ये बता नहीं पा रहा है ये बात। लेकिन देखिए, हमने तो हमेशा लोगों को वोटर्स कंसिडर किया है, इनकी तरह माइनॉरिटी वोट शब्द का इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया, ये इन्होंने किया है। तो हमारे लिए चाहे वो माइनॉरिटी हैं, हमें वोट दे या ना दे, उनकी महिलाएं हमें वोट दे या ना दे, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। हम पश्चिम बंगाल की जनता को वोट के लिए जो है उनके पास जाएंगे और वोट उनसे मांगेंगे। मगर ये तो सिर्फ वो दूध देने वाली गायों के पास जाना चाहते थे, जिनको इन्होंने दूध देने वाली गाय बताया, जिनके डॉक्यूमेंट्स बनवा के दिए, जिनको बांग्लादेश से आने का फ्री परमिट बनवा करके दिया। लेकिन अब देखिए, उसी दूध देने वाली गाय ने मुंह पे लात मार दी है। वही गाय जो है स्टेज से खड़ी होकर के बेशरम कहती है ममता बनर्जी को। वही गाय जो है अपनी मीटिंग से बेहया कहते हैं इनको, चोर कहते हैं इनको, मक्कार कहते हैं इनको, और अब इनके पास उसका जवाब नहीं है। तो भाई जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी, जवाब ले लेते हैं। बादल देवनाथ की उंगली उठी है। बादल जी जवाब दीजिए तो मैं आमिर हैदर जैदी और सुमन अर्पण के पास जाऊं। बादल जी। मनीष जी, आपको इनको सवाल करना चाहिए था। मैं अनुरोध कर रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पेट्रोल का दाम कितना है, अभी डीजल का दाम कितना है, एसेंशियल कमोडिटीज महंगाई कितना हुआ, और अरे गाली दे रहे हैं लोग सबको, बेहया बेशरम,
ये कौन कह रहा है आपको? ये वही लोग कह रहे हैं जिनको आपने दूध देने वाली गाय बताई थी। और पेट्रोल और डीजल का ऐसा है, आपका ज्ञान उतना लिमिटेड है कि आप समझेंगे नहीं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस किस चीज पे डिपेंड होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। कोरोना के कारण जो है प्रोडक्शन कम हो गया, उसकी वजह से उन्होंने दाम बढ़ा दिए। लेकिन ये सब के लिए इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे बादल जी। बादल जी आप समझ नहीं पाएंगे। प्रियंका जी कह रही हैं कि पढ़ना लिखना जरूरी है। डिबेट होना चाहिए एक सीनियर के साथ। कोई जूनियर ऐसे गाली देता है तो मैं उनके साथ कैसे डिबेट करूंगा? कोई सीनियर के साथ नहीं, वो आपको रेफर करके नहीं कह रही थी। बादल देवनाथ जी आपको रेफर करके नहीं दे रही थी। और देश का सवाल के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर ये जरूरी है कि एक दूसरे का सम्मान बना रहे, एक दूसरे का सम्मान बना रहे और किसी पर भी व्यक्ति विशेष टिप्पणी ना की जाए। आपके लाइफ में क्या सीनियरिटी क्या बोलते हैं? एथिक्स है? कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कम से कम 10 सालों से एक पार्टी कर रही हूं मैं। आपके जैसे जो हर 4 साल में पार्टी बदलू। सीनियरिटी मुझे मत दिखाइए। अगर डिबेट करना आता है तो डिबेट करिए। प्रियंका जी जवाब ले लेते हैं। बादल देवनाथ आप अपना जवाब पूरा करें तो मैं जाऊं आमिर हैदर जैदी साहब के पास। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होता है, सबका सम्मान होता है। बादल जी वो आपको रेफर करके नहीं कह रही थी। बादल जी उन्होंने जो भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है वो आपको रेफर नहीं थे, वो किसी वाक्य का हवाला दे रही थी जितना मैं सुन पाया। क्या प्रियंका टिब्रेवाल जी आप यही कहना चाह रही थी? प्रियंका टिब्रेवाल जी, बादल जी प्रियंका जी की सफाई ले लेते हैं। बादल जी आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी और देश के सवाल में इस तरह के किसी भी शब्दों के इस्तेमाल पर सख्त नाराजगी व्यक्त की जाती है। प्रियंका जी आप अपनी बात पूरी करें। क्या आप व्यक्तिगत तौर पर बादल देवनाथ को ऐसा कह रही थी या किसी बात का किसी हवाला दे रही थी आप? कि अपनी हर बात में सोच के बोलती हूँ, नाप के बोलती हूँ। मैंने इनसे कहा कि इनकी पार्टी जो पेट्रोल और डीजल की बात करती है तो उसको समझने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो है ही नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा लोग बादल जी प्रियंका टिब्रेवाल जी, बादल जी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे बादल देवनाथ, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बड़ा बयान। बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन पर उठाए सवाल। आईएसएफ से गठबंधन गांधी नेहरू की विचारधारा के खिलाफ, आईएसएफ से गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। इस वक्त की बड़ी खबर, सांप्रदायिकता से लड़ाई सिलेक्टिव नहीं हो सकते। इस वक्त की बड़ी खबर, हमें हर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष गठबंधन पर जवाब दे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आईएसएस से गठबंधन पर उठाए सवाल। जी हां, हमारे साथ आमिर हैदर जैदी साहब है। प्रियंका जी आप कुछ कहना चाहती हैं? मनीष जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अभी आपने मुझसे तो सफाई मांग ली, यही बात आप देवनाथ से पूछिए, उन्होंने वरिष्ठ मुझे छोटा नेता कैसे बताया? ये व्यक्तिगत बादल जी आपको इस बात को लेकर, जिस बात को लेकर आपको ऐतराज था, प्रियंका टिब्रेवाल जी ने इस बात की सफाई दी है कि वो व्यक्तिगत नहीं थी जो बात उन्होंने कही। अब आप कहें जो आपने टिप्पणी की थी, क्या वो आपने व्यक्तिगत प्रियंका जी के लिए कही थी? कि मैं जूनियर्स के साथ डिबेट करने के लिए आप बुला लेते हैं। बादल जी मैं मनीष जी कोई छोटा मन का आदमी नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ और सारा देश मैं करता हूँ। 75 के ऊपर नेशनल पुरस्कार मुझे मिल गया, हर राज्य से पुरस्कार मिला। मैंने आपको कहा 6 डिग्री है और ऐसे नीचे माइंडसेट लोगों के साथ मुझे उल्टा सीधा बात करते, मुझे अफसोस लगता है, खराब लगता है। और बादल जी व्यक्तिगत ना हो, ये आप पर नहीं था, प्रियंका जी देश के सवाल के मुद्दे पर हमें टिके रहना है, ये ज्यादा जरूरी है। और ऐसे इन लोगों के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बादल देवनाथ प्रियंका जी व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना है। बादल देवनाथ, जब ये पर्सनल हुआ तो मुझे पर्सनल बादल देवनाथ व्यक्तिगत देश के सवाल के मंच पर इजाजत ही नहीं दी जाती।
मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है और इसीलिए यहाँ पर इस बहस को ये समझा जाता है कि आप दर्शकों के फायदे के लिए आपस में आपको लड़ता देख दर्शक क्या सोचेंगे। कम से कम आप अपनी व्यक्तिगत मूल्यों के साथ साथ जिस पार्टी को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कम से कम उसका लिहाज करें, व्यक्तिगत ना हो। बादल देवनाथ, आप बने रहें इस पैनल पर, सबका सम्मान है। यहाँ पर आपको बहस के लिए बुलाया गया है, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। आइए मैं आगे बढ़ता हूं आमिर हैदर जैदी साहब के पास। आमिर हैदर जैदी साहब, उम्मीद करता हूं आज आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको स्वास्थ्य लाभ हो गया है, क्योंकि पिछली डिबेट में जब आप जैदी साहब आए थे तो आप जल्दी इसलिए चले गए थे कि आप अस्वस्थ थे जैदी साहब। लेकिन बंगाल की सियासत स्वस्थ दिखाई नहीं देती। एम फैक्टर, हिंदू फैक्टर, यही बंगाल में आज ज्यादा काम करता दिखाई दे रहा है जैदी साहब। बंगाल के अंदर कोई एम फैक्टर नहीं है, कोई हिंदू फैक्टर नहीं है। देश के अंदर किसान फैक्टर है, बेरोजगारी फैक्टर है, छात्र फैक्टर है, वो फैक्टर है जिसे मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। फैक्टर ये है, मसला ये है कि विपक्ष तो बिल्कुल अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता है। महार दार्शनिक 2013 के अंदर ये कहते थे नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे प्रधान सेवक हैं, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कि जब देश के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो देश की जो सरकार होती है वो भ्रष्टतम होती है। सबसे भ्रष्टतम सरकार की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ये महार दार्शनिक ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वोट डालने जाएं तो किचन के अंदर सिलेंडर को प्रणाम करके जाएं ताकि पता चले सिलेंडर कितना आ रहा है। अब मैं कहता हूं कि जो पूरा देश प्रधानमंत्री के, प्रधान सेवक के इस कथन को याद रखें, जब बंगाल के अंदर वो चुनाव करने जाएं तो किचन के अंदर सिलेंडर को भी प्रणाम करें और पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरवाकर पेट्रोल पंप को भी प्रणाम करें। और जो पेट्रोल पंप पे एक बड़ी सी पिक्चर लग रही है प्रधानमंत्री को, उसको भी नमन करके वोट डालने जाएं, ताकि पता चले कि देश के जो पढ़े लिखे विद्वान आए हैं, जो कभी ये कहते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया अगर कमजोर होता है तो देश की जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी है ये उसकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से होता है। तो ये सारे मुद्दे 2013 में हुआ करते थे। अब तो प्रधान सेवक ने कह दिया कि उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात का हूं, मेरे खून में व्यापार है और मैं व्यापार हूं। तो वो अगर 32 रुपए का लीटर 100 रुपए लीटर बेचते हैं तो ये व्यापार है, या वो कोरोना की जो वैक्सीन है वो 180 रुपए या 170 रुपए की खरीद के 250 रुपए में देश में बेचते हैं, तो ये व्यापार है। अब राजनीति व्यापार की होती है, इसकी नहीं होती है। मसला सवाल ये बन जाता है कि जो पार्टी, जो नेता, जो जिनकी पूरी विचारधारा किसी कंपनी की मुखबरी के लिए बनी हो और मुखबरी करके आंदोलन खड़ा किया हो, वो आज वो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों की दलाली कर रहे हैं और वो विपक्ष समझाते हैं कि उन्हें अर्थशास्त्र जैदी साहब सम्मान मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बहस महंगाई पर नहीं है। जैदी साहब आनंद शर्मा का अभी बयान आया है, उन्होंने कहा आईएसएफ के साथ गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों ने गठबंधन की बात कह दी है, रैली में साथ आ जाते हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब सियासत आगे बढ़ेगी, तीखी नोकझोंक जारी है, हिंदू मुसलमान जोरों पर है, ऐसी सूरत में जब कांग्रेस अपने आप को दूर कर रही है, राहुल गांधी तमिलनाडु में पुशअप कर रहे हैं, यानी कि डिप्स मार रहे हैं, आपको लगता है कि बंगाल में आप अकेले ही सारी चीजों को झेलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का रुख अभी तक बंगाल की ओर नहीं आया है? देखिए भाई साहब, ऐसा है, जब प्रधानमंत्री एक पत्थर की शिला पर लेटकर आसन कर सकते हैं तो राहुल गांधी भी कुछ कर सकते हैं। ये कोई उसकी बात नहीं है। प्रधानमंत्री अगर मोर को दाना खिलाए वो न्यूज बनती है, वैक्सीन लगवाए वो न्यूज बनती है, वो आम चूसे वो न्यूज बनती है, तो विपक्ष का नेता भी कुछ कर सकता है। अगर वो पुशअप कर रहे हैं किसी को, महिला को प्रोत्साहित करने के लिए, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। मसला यह है कि जब बीजेपी जितनी देश के अंदर अलगाववादी ताकतें हैं, सबसे मिलकर चुनाव लड़कर सत्ता में आ सकती है, तो सवाल वहां नहीं बन जाता है। महबूबा मुफ्ती के साथ जब वो चुनाव मिलकर सरकार बनाती है, बात उस पर नहीं बनती है।
असम के अंदर किसके साथ इनका गठबंधन है, मणिपुर के अंदर किसके साथ है, त्रिपुरा के अंदर किसके साथ है, सबको गिना देता हूं। जितने अलगाववादी संगठन है देश के अंदर सब बीजेपी की गोद में बैठे हैं। तो ये एक सेलेक्टिव बात नहीं होती। जैदी साहब के जमाने में बीजेपी कम्युनिस्टों के साथ जी जैदी साहब राहुल गांधी ने जो कहा है, आप कह सकते हैं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, लेकिन चूंकि गठबंधन की बात है और बंगाल में आप लोग साथ साथ हैं, राहुल ने कहा है दक्षिण ज्यादा बेहतर है उत्तर के मुकाबले, इसीलिए राहुल के जो पुशअप्स हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूं जैदी साहब, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है, किसी से प्रेरित या किसी से प्रभावित होकर नहीं, ये पुशअप कम और दक्षिण की जनता के सामने साष्टांग होते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैदी साहब आऊंगा आपके पास, हमारे साथ सुमन अर्पण जी हाँ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। सुमन जी, बंगाल की सियासत में अगर ओवैसी को यह कहा जाता है कि वो आपकी बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ओवैसी अपने आप को बंगाल में ला रहे हैं, आखिर बंगाल की सियासत को आप कहां जाता देख रही हैं? देखिए, ओबीसी मनीष जी, ओबीसी की बंगाल की सियासत में आने का सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने मुस्लिम वोटर को, एम वोटर्स को साधना है। जैसा कि उन्होंने एक चीज डिक्लेयर भी की है, उन्होंने कुछ इमामों को इस इलेक्शन के लिए सीट देने का कमिटमेंट भी कर दिया है। और हम सभी जानते हैं कि जो ये चुनाव हो रहा है, ये सांप्रदायिकता और मजहब के नाम पर हो रहा है। जितनी बड़ी राजनीतिक हिंसा दिन पर दिन वहां पर हो रही है, हमारी बहू बेटियों के साथ वहां पर दुराचार हो रहा है। और मैं एक बात पहले से भी कहना चाहूंगी, जिस तरह से अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बोला कि मेरे सीने में दर्द बेशुमार होता है जब जब हमारे देश में कहीं बहू बेटी और बहनों के साथ अत्याचार होता है। माँ माटी मानुष के नाम पर ममता बनर्जी ने ज्योति बसु और उनके किले में सेंध लगाई। आज वो खुद क्या कर रही हैं? जो हमारे साहित्यकारों की नगरी थी, जो हमारे संगीत की नगरी थी, जिसने हमें अनमोल रत्न दिए, जिन्होंने हमें रामकृष्ण परमहंस दिए, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिए, आज वहां की बंगाल जो इतनी अपने रत्नों के लिए जानी जाती थी, जो रत्नों की खान मानी जाती थी, आज वहां दिन रात दंगे, हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, कहाँ जा रहा है? सुमन जी मैं आपके पास आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। अब वक्त हो चला है सुर्खियां, आपका फिर स्वागत है और मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। पैनल में प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता अजमल खान साहब, हमारे साथ लेफ्ट के नेता आमिर हैदर जैदी साहब और राजनीतिक विश्लेषक सुमन अर्पण हमारे साथ हैं। जनाब अजमल साहब, ममता दीदी आपको इजाजत नहीं दे रही, आखिर आप लोगों पर यह आरोप क्यों लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं? वो इसलिए कि आपको बीजेपी शासित राज्यों में बराबर रैली की इजाजत मिल जाती है। अगर ममता इजाजत नहीं दे रही तो आप जनता तक पहुंचेंगे कैसे, जनाब अजमल खान साहब? देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। अगर हम गुजरात में इलेक्शन लड़ने जाते हैं जहां कांग्रेस एकदम हाशिए पे पहुंच गई है, तो ये बात उठता है। अब ये राजनीतिक माहौल है, लोग हमें बी टीम, सी टीम कहें। अगर आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को देखेंगे तो बीजेपी की सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। अगर आप दूसरे भी उनके इशूज को देखेंगे तब भी वो सबसे आगे हैं। इसके बाद भी अगर ये इल्जाम हमारे ऊपर लगता है तो ये राजनीति है, लोग इल्जाम लगाते हैं, जनता तय करती है वो सारे इल्जामों को। दूसरी बात रही है कि ममता जी की ताकत खत्म हो गई, इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया, उन्हें रोकना था, उन्हें रोक दिया। आखिर आप बहस एम फैक्टर पे कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ममता जी उस एम फैक्टर की हैसियत नहीं समझती है। ममता जी को उसी को बचाने के लिए उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को रोक दिया। अब इलेक्शन नोटिफाई हो गया, अब नहीं रोक पाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट साहब कुछ दिनों में वहां जा रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। वैसे भी हमारे जो पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज हैं वो वहां लगातार बने हुए हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अब ये जनता तय करेगी ना। देखिए, इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। आप देख ही रहे हैं लोग रोज कैसे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। हम भी वहां जाएंगे, अपनी बात करेंगे। हमने तो 2 साल पहले कहा कि इलेक्शन लड़ेंगे, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लोगों के अपने पर्सपेक्टिव हैं, हम इलेक्शन में अपना प्रतिद्वंदी भी तय नहीं कर सकते। जो सामने आएगा उससे इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी चीजें जनता तय करती है, यही डेमोक्रेसी है। जी प्रियंका टिब्रेवाल जी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके शासित राज्यों में ओवैसी को इजाजत मिल जाती है रैली के लिए? आप ये कहेंगे कि ये लोकतंत्र है, यहां कोई भी कर सकता है और बीजेपी इस पर विश्वास रखती है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये आपकी बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, ये सारे आपके लिए काम करते हैं। प्रियंका जी, नहीं, देखिए, हम डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, और यहाँ पर किसी को भी हक है, किसी को भी अधिकार है कि वो आए, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करे। उसमें हम कभी भी किसी भी तरह की रोक नहीं लगाते। लेकिन यहाँ तो मैं समझ नहीं पा रही कि किस पर टिप्पणी करूं, किस पर हंसूं।
आप एमआईएम की बात करते हैं, देखिए एमआईएम खुद कहती है कि हमारा जो है अकेले कोई अस्तित्व नहीं पश्चिम बंगाल में। वो जो है अब्बास सिद्दीकी की तरफ देख रहे थे, नजरें लगाए हुए थे। अब बड़े नाराज हैं क्योंकि आईएसएफ ने ये सोचा कि भाई अपना भी कुछ अकेले का अस्तित्व नहीं है, अपने को भी किसी के साथ हाथ जोड़ना पड़ेगा, तो सीपीएम और कांग्रेस के साथ जोड़ लिया। सीपीएम और कांग्रेस, इससे बड़ी तो हंसी की बात और हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कल जो एक दूसरे को मार के, एक दूसरे का खून पी करके राजनीति में आए थे, आज वो एक साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको दोनों को ये पता है कि उन दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आईएसएफ के साथ हाथ जोड़ लिया। देखिए ये वही कांग्रेस है और वही सीपीएम है। इसी सीपीएम ने कांग्रेस के 2 जवान लड़कों को मार के हत्या करके उसका रक्त जो है उसी की मां को पिलाया था। और पश्चिम बंगाल ये बात कभी नहीं भूलेगा, यहाँ के लोग ये बात कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आज जब ये कॉमेडी सर्कस यहाँ पर लगा तो लोग जो है वो हंस रहे थे, विचारधारा पर हंस रहे थे, सोच पर हंस रहे थे। जब हम कहते हैं वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम पूरे हौसले और सही तरीके से अपनी छाती पर हाथ रख करके ये बात कहते हैं, क्योंकि ये बात 100% सही है। हमने अपनी किसी भी विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वोट्स के लिए। हम सत्ता से हट गए, वाजपेयी जी की सरकार चली गई, लेकिन हम ऑपोजिशन में बने रहे। सिर्फ किसी भी तरह सरकार बनाने के लिए हम किसी भी तरह के नहीं। ये बताता है कि राजनीति में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है, कितनी स्ट्रांग है, सोच जो है, विचारधारा जो है वो कितनी पक्की है, कितनी कड़ी है। यहाँ देखिए टीएमसी जो है ये सिर्फ माइनॉरिटी वोट्स को लेकर के चलना चाह रहा था, और आज क्या हुआ, के सामने तो 4 भाई आ गए हैं माइनॉरिटी वोट्स करने वाले। एक वो जो एमआईएम अपने आप को सबसे ज्यादा मुसलमानों के सोच के लिए सोचने वाले बताते हैं, आईएसएफ वो नए पैदा हुए हैं, वो कहते हैं उनसे ज्यादा बेहतर मुसलमानों का भला कोई सोच ही नहीं सकता। सीपीएम कांग्रेस मिलके बोलते हैं कि हम मुसलमानों के लिए सोचेंगे, टीएमसी बोलती है भाई तुम सब सोचोगे तो हम जो इतने दिन से सोच रहे थे अब हमारा क्या होगा। तो आप ये देखिए आज देश का मुसलमान समझ रहा है कि ये लोग जो है मुसलमान को वोट देने से ज्यादा, और एक दूध देने वाली गाय, जैसा इन लोगों ने कहा है कि दूध देने वाली गाय है, उससे ज्यादा कोई इज्जत नहीं है देश में मुसलमानों की। ये बहुत शर्म की बात है। अरे वो उस देश के उतने ही नागरिक है जितने मैं और आप हैं। उनको वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए। प्रियंका जी, आप जिस तरह से हितैषी बनती दिखाई दे रही हैं, आपको लगता है कि एम फैक्टर आपके फेवर में काम कर सकता है जितने आपने फैक्टर गिना है? नहीं करे, मैं साफ आज स्पष्ट बोलती हूँ, आज ये फैक्टर हमारे लिए काम करे या नहीं करे ये सोच ही हमारी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि ये भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, जिसको इच्छा हो उसको वोट दे, लेकिन इनको इस तरह से माइनॉरिटी के तराजू में तोल करके अपनी वोट की दुकानदारी जो लोग लगाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जी अजमल साहब, आपने प्रियंका जी को सुना, आप बीच में उंगली उठाए थे, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं जैदी साहब पर जाऊं। जी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, इन्होंने ये कही कि हम अब्बास सिद्दीकी की तरफ देख रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने 2 साल पहले हमारी पार्टी ने इलेक्शन लड़ने के लिए बंगाल में तय किया। अब उसमें बहुत सारे लोगों से भेंट मुलाकात होगी, राजनीतिक बातें होंगी, और आज भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बातें एकदम क्लियर कही। पहली बात ये। दूसरी बात, जो इतनी दुहाई दी जा रही है धर्मनिरपेक्षता के तौर पर, मैं याद दिलाना चाहूंगा गोलवारकर का स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा था कि भगत सिंह की तरह जान मत दो देश के लिए, इसको बचा के रखो, मुसलमानों से लड़ना है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है, जान और माल बचा के रखो। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जिस जनसंघ का दीपक बुझ गया और फिर जो बीजेपी में कन्वर्ट हुई, अब सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बर्दाश्त करिए, यही दिक्कत है। हमारी आवाज को रोकने के लिए ममता की पार्टी, बीजेपी सब बराबर है, इसी का नतीजा सामने आ रहा है। आप बर्दाश्त करिए, हमने आपको डिस्टर्ब किया, आप डिस्टर्ब करने की क्या बात है? और आप देखिए, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर 2 सीट पर बीजेपी सिमटी हुई थी। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर साध्वी रीतम भरा, उमा भारती, ये सारे लोगों का बयान, परवीन तोगड़िया, इन सारे लोगों के बयान कहिए गिना दें, ये सब मुस्लिम दुश्मनी पे कब्रिस्तान पाकिस्तान करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आज भी इनकी वही करामात है, आज भी इनके आरएसएस के और तमाम अनुसांगिक संगठन 5 साल से वहां मेहनत कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बंगाल में ये कब से इलेक्शन लड़ रही, बंगाल में इनकी हैसियत राजनीतिक तौर पर कब से बनी है जो हमारे ऊपर उंगली उठा रही? हम तो कहकर पहली बार वहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ना। ये बताएं कि ये पहली बार इलेक्शन लड़ने गई थी, कितने % वोट मिला था इनकी पार्टी को?
ऐसा नहीं है भाई, राजनीतिक स्थितियां बदलती रहती हैं और ये सारी जो धर्मनिरपेक्ष तथाकथित पार्टियां हैं, उन्होंने बीजेपी के इस धर्म विरोधी और धर्म के नाम पर राजनीति को, मुसलमान के दुश्मनी के नाम की राजनीति को नहीं रोक पाई, जिसका ये नतीजा है सारा मुल्क फेस कर रहा है। जी प्रियंका जी, सारा मुल्क फेस कर राम रहा है। मंदिर, मैं खाली 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। राम मंदिर बना लिया हमको, उसकी अगर अब आपको मिर्ची लगती है तो उम्र भर लगती रहे, उस बात का कोई अफसोस नहीं, गर्व से कहते हैं हाँ हम हिंदू है, बना लिया राम मंदिर, वादा किया इस भाषा पे ध्यान दीजिए बच्ची जी, भाषा देखिए, भाषा आप देखिए, ये नेशनल चैनल पे हमने तो किसी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही है? यही मुस्लिम दुश्मनी की भाषा, जनाब अजमल खान साहब, प्रियंका टिब्बरवाल जी, हमारी बहस यूपी चुनाव को लेकर नहीं है, राम मंदिर मुद्दा नहीं है। हमें टीएमसी मत समझिए कि वोट की दुकानदारी के लिए हम कह देंगे कि नहीं बहुत गलत किया था, हमने जो किया था बहुत सही किया, राम मंदिर बनना चाहिए था, राम मंदिर बना। प्रियंका जी, सुमन जी आ रहा हूं आपके पास, सुमन अर्पण आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी, आज हमारी जो बहस है ना तो यूपी चुनाव को लेकर है और ना ही राम मंदिर के मुद्दे पर, तो कृपया हम मुद्दे पर रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपको जो लाखों करोड़ों दर्शक देख और सुन रहे हैं उनका फायदा होगा, वो समझ पाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बातें आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हमारे साथ आमिर हैदर जैदी साहब हैं। जैदी साहब, प्रियंका जी ने सीधे कहा है बंगाल में लेफ्ट की भी अगर नजर है तो वो सीधे तौर पर मुसलमान वोटों पर ही है। ऐसे में किसके बिल्ली के भाग से छीका किसके लिए टूटेगा, इसी को लेकर सबसे ज्यादा सबकी नजरें यानी कि महागठबंधन की टिकी हुई है। देखिए, ऐसा है कि एक घटना हुई थी देश के अंदर, जिन्ना यहाँ से फरार हो गए थे तो हिंदू महासभा, जो आज बीजेपी है, कभी हिंदू महासभा हुआ करती थी, तो वो जिन्ना को लेके आए थे। तो ये मैं देश के अंदर दूसरे जिन्ना का तो हम समर्थन नहीं करेंगे, और दूसरे बीजेपी के लिए दूसरे जिन्ना ओवैसी साहब है। बीजेपी चाहती है कि वो सामने आए, हिंदू मुसलमान की बात करें। हमारे लिए हिंदू या मुसलमान कोई फैक्टर नहीं है, हमारे लिए किसान फैक्टर है, हमने पहले कहा, हमारे लिए बेरोजगारी फैक्टर है, हमारे लिए वो सेक्टर फैक्टर है जिसे मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। तो देश के अंदर और समस्याएं, उन पर बात कर लेते हैं। मिनिमम वेज पे बात करते तो आज कहते हैं कि आप ये मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी पे बात करते कहते आप ये मुद्दा नहीं है, महंगाई पे बात करते आप कहते ये मुद्दा नहीं है, पेट्रोल की कीमतों पे बात करते आप कहते ये मुद्दा नहीं है। आज तो एम फैक्टर मुद्दा है। सर, हमारे लिए एम फैक्टर या वाई फैक्टर या हिंदू फैक्टर कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए देश मुद्दा है, देश की अर्थव्यवस्था मुद्दा है। मैंने कहा आप अच्छे पत्रकार हैं और अच्छी डिबेट कराते हैं, लेकिन उस महान दार्शनिक की, महान प्रवक्ता की, महान पार्टी से ये पूछिए, जब वो कहते थे, जब मुख्यमंत्री थे, कि अगर डॉलर की कीमत गिरती है तो देश की केंद्र में सरकार बैठी हुई ब्रिटिश सरकार की नीयत से गिरती है। पेट्रोल की अगर कीमतें बढ़ती है तो केंद्र में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार की वजह से बढ़ती है। अगर बेरोजगारी होती है तो ब्रिटिश सरकार की वजह से होती है। किसानों को अगर एमएसपी नहीं मिलती है तो ब्रिटिश सरकार की वजह से नहीं मिलती है। आज ये मुद्दे देश के अंदर क्यों नहीं है? आज तक मुसलमानों ने कभी मुसलमान को अपना नेता स्वीकार नहीं किया। मुसलमानों के नेता या तो लालू यादव हुए, या मुलायम सिंह यादव हुए, या शरद यादव हुए, या कांग्रेस को उन्होंने समर्थन किया। कभी मुसलमानों ने मुसलमान को अपना नेता तस्लीम किया ही नहीं है। तो ओवैसी कहां से मुसलमानों के नेता हो गए? अगर ओवैसी मुसलमानों के नेता होंगे तो मैं जामिया नगर में रहता हूं, तो जामिया नगर की सीट ओवैसी को जीतनी चाहिए थी। ओवैसी की पार्टी को यह 200 वोट मिलते हैं। तो ये कोई देश के अंदर मुद्दा है ही नहीं। जैदी साहब, ये अजमल साहब से ले लेते हैं, अजमल साहब से ले लेते हैं। अजमल साहब, आप अगर जैदी साहब को सुने हैं तो आखिर मुद्दा क्या है? और मुसलमान को लेकर अगर ओवैसी इतने बड़े हिमायती हैं, तो ऐसी सूरत में तो उनको जैदी साहब ने एक ऑफर दिया है, वो यहाँ की सीट जीत लेते जैदी साहब के मुताबिक। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक परिस्थितियां किसी भी मुल्क की बदलती रहती हैं। अगर जैदी साहब की लेफ्ट पार्टी में इतना ही होता तो त्रिपुरा और बंगाल से सिमट न गए होते। आखिर बंगाल में लगभग 34 साल हुकूमत रही ना, हाशिए पे आ गए, कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए थे और कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं ना, उसके नतीजे आप देख रहे हैं। राजनीतिक परिवर्तन जो 1986 से शुरू हुआ है और 1989 से उसका कांग्रेस ने जो इनकैश करना चाहा है हिंदू वोटों को,
उसके नतीजे में बीजेपी 2 से लेकर 303 तक पहुंची है और बाकी डिटेल्स सब आपके सामने हैं। आखिर राजनीतिक परिवर्तन को अगर ये पार्टियां नहीं समझ पाई और हाशिए पर चली गई तो इसमें भी हमारे या हमारी पार्टी का दोष है। बाकी ये कुछ भी कह सकते हैं, ये भी आजाद हैं बाकी लोगों के लिए कहने के लिए, लेकिन वास्तविकता से दूर गई ये लेफ्ट पार्टियां। नतीजा सामने है, नतीजा आपके सामने है कि इलेक्शन होने जा रहा है, फिर इन्हें मालूम चलेगा। जी जैदी साहब आप कुछ बोल रहे थे, उसके बाद दोबारा सवाल करिए आप, दोबारा आपकी आवाज नहीं आई। जैदी साहब आप कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं सुमन अर्पण के पास जाऊं। सर देखिए, देश के अंदर आप बीजेपी चाहती है कि विपक्ष का नेता, ये बीजेपी की नीति है। मेरी सोच गलत भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, जितना हम समझते हैं। बीजेपी ऑक्सीजन देती है ओवैसी को, ओवैसी ऑक्सीजन देते हैं बीजेपी को। देश के दूसरे जिन्ना हम ओवैसी को नहीं होने देंगे, और ये देश की जनता जानती है, बल्कि मुसलमान जानता है। मुसलमान किसी को भी अपना नेता स्वीकार कर सकता है। दादरी से बाबरी तक, मलियाना हाशिमपुरा से भिवंडी तक, कहीं भी अल्पसंख्यकों की आवाज अगर मुखरता से उठाती हुई कम्युनिस्ट पार्टी नजर आती है, लेकिन फिर भी हम नहीं कहते कि हमें मुसलमानों का ही वोट चाहिए। हम कहते हैं हमें किसानों का, बेरोजगारों का वोट चाहिए, हमें उन लोगों का वोट चाहिए जो शोषित है, वंचित है। मुस्तफाबाद के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जितने भी हैं वहां नहीं देखा, क्योंकि जब दिल्ली तक के अंदर सामने वाला अगर हिंदू का या मुसलमान का एक और बात बता दी, हर किसी की मदद पहुंचाई। जैदी साहब ने कह दिया, आप पर तो आरोप थे कि आप बीजेपी की बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेकर, अब तो आप हवा भी बीजेपी की लेते हैं। ऑक्सीजन वाली बात कर दी जैदी साहब ने। अरे भाई, मैंने थोड़ी जैदी साहब की तरह की तमाम पार्टियों ने तमाम कमेटी और कमीशन अपॉइंट किए, उन्होंने मुसलमानों की हालत बताई है। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों को दलितों से बदतर बताया, लगातार नौकरियों में पिछड़ना, लगातार शिक्षा में पिछड़, ये बता दें कि 34 साल तक कम्युनिस्ट की हुकूमत रही है, क्या ह्यूमन इंडेक्स पर मुसलमानों का हाल रहा है बता दें। अगर यही हालत होती तो आज मुसलमानों की वो हालत जो बिहार में दिखाई पड़ रही है, या जो 2006 में लिखा है, 2006 तक जो सच्चर ने लिखा है वो हालत मुसलमानों की न होती। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर बदतर पोजीशन लिखी है सच्चर ने अपने 1200 पेज की रिपोर्ट में, तो बंगाल में लिखी है। 34 साल तक लगातार मुसलमान कम्युनिस्ट की हुकूमत रही है, क्या किया है बता दें। राजनीतिक परिवर्तन इसी तौर पर होता है भाई। साहब एक सेकंड आपको रुकना होगा, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट में एक महिला है, राजनीतिक विश्लेषक सुमन अर्पण। सुमन जी, ये मुद्दा नहीं, यानी हिंदू मुद्दा नहीं, मुसलमान मुद्दा नहीं, मां माटी मानुष की बात कहां है कोई नहीं जानता, सोनार बंगला लेकर आएंगे, आखिर बंगाल में फिर मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मनीष जी, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इनको बांटे वो इंसान बुरा है। और मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटी, मत बांटो इंसान को। आप सब लोगों की नफरत की जो ये राजनीति चल रही है, उसी ने इस देश के अंदर इतनी बुरी हालत कर रखी है, जो राजनीतिक हम इंसान दिन पर दिन देख रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है, हम 25 दिन रह गए हैं, 27 मार्च को वहां पर चुनाव होना है। दिन पर दिन परिस्थितियां बदलेंगी, ग्राफ बदला जाएगा। लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी अलायंस का फाइनल नहीं हुआ कि गठबंधन किस किस के साथ होगा, और बाकी भी पार्टियों के गठबंधन किस किस के साथ आएंगे। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का सेंट्रलाइज हो रहा है। जितनी भी ये नफरत फैलाएंगे, जितनी भी सियासत फैलाएंगे, सबकी ऑक्सीजन फाइनली जाकर फिर बीजेपी को ही मिलेगी। जैदी साहब, जिस तरह से आप अभी AIMU के लिए कह रहे हैं कि सारी की सारी बीजेपी को वो ऑक्सीजन देते हैं, मुझे तो लगता है कि जितनी भी आप सब लोग, जितना ज्यादा आप विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जाएगा, उसका सारा का सारा फायदा आपका नाम सुमन अर्पण है और आपके विचार बीजेपी को अर्पित होते दिखाई दे रहे हैं। मैं न्यूट्रल बात कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी जो पोलराइजेशन होगा, आप उस वक्त इस चीज का खुद आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं न्यूट्रल बात कर रही हूँ इस वक्त, मैं सभी की बीजेपी के फेवर में किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं कर रही। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारा देश एक पंथनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और हम उसी पर हम अपनी जैदी साहब की उंगली उठी है, बहुत कम वो उंगली उठाते हैं किसी के बोलने में। जैदी साहब, आप अपनी बात पूरी करें, बहस का आखिरी पड़ाव है, मुझे बहस खत्म करनी है। जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी प्रियंका जी, आता हूँ आपके पास। जैदी साहब अपनी बात पूरी करें। 37 साल बंगाल के अंदर
देखिए 37 साल बंगाल की हुकूमत रही, एक सांप्रदायिक दंगा नहीं हो सकता। केरल के अंदर हमारी हुकूमत है, वहां कोई हिंदू मुसलमान देख के शिक्षा का 90% शिक्षित लोग हैं, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। यूपीए 1 में हमारी हिस्सेदारी थी, उस यूपीए 1 को आप गोल्डन कार्यकाल हिंदुस्तान का कह सकते हैं। भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार यूपीए 1 के दौरान मिला था। वहां ये नहीं देखा गया था किसके, हम कहते हैं वंचितों की, किसानों की, इनकी सबकी बात करिए, शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। जी, समग्र विकास की ओर, इसीलिए बीजेपी कह रही है, जैदी साहब बीजेपी कह रही है कि हम सोनार बंगला लाएंगे। ये सारे विकास की बयार और पूरा सैलाब विकास का जो पहुंचेगा वो बंगाल की तरफ, क्योंकि पिछले आपके 34 साल के 3 दशक के कांग्रेस के शासन में और 10 साल के ममता दीदी के शासन में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बीजेपी कहती है। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करें और मुझे बहस खत्म करनी है। मांग रही है बीजेपी, एक मौका मांग रही है कि सबने शासन का मौका दो। 7 साल के अंदर पूरे देश ने देखा है। प्रियंका जी अपनी बात थोड़े में पूरी करें, मुझे बहस खत्म करनी है। 10 साल में कितना विकास किया है यह बंगाल में सुन ली आपकी बात सुन ली प्रियंका जी संक्षिप्त में। अभी मनीष जी अभी जो आपने आरोप लगाया कि सुमन जी जो है वो बीजेपी के टोन में बोल रही है, तो मैं कहती हूँ कि वो टोन डेवलपमेंट का है, वो टोन सेक्युलर इंडिया का है, वो टोन एजुकेशन का है, वो टोन ग्रोथ का है, वो टोन इनोवेटिव इंडिया का है, वो टोन मेक इन इंडिया का है। जी बेहतर एक मजबूत भारत की ओर। आपने सही कहा, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया का टोन, लेकिन देश के सवाल के टोन का अब वक्त खत्म हो रहा है। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज की बहस में प्रियंका टिब्रीवाल, अजमल खान साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, सुमन अर्पण, आप भी जुड़े और बादल देवनाथ भी आए थे, लेकिन बादल आज नाराज होकर चले गए। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जब बहस और मंच पर आप आते हैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें। हालांकि 2 मई को पता चलेगा कि किस पार्टी पर मतदाता मेहरबान है और आखिर कौन सी पार्टी बनेगी पहलवान। जी हाँ, देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।